कहानी लिखने वालों की संख्या दुर्भाग्य से बहुत कम हो गई है और कोई नई प्रतिभा इधर दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ लोग उभर करके सामने आए। असल में देखिए, होता क्या है कि संस्कृत के रचनाकार को अन्य भाषाओं के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। और ये बात मैं मानता हूं, एक बारगी आप संस्कृत में कहानी नहीं लिखने लगेंगे, लेकिन आप हिंदी की कहानी तो पढ़ सकते हैं ना। हिंदी में जाने कितने संग्रह रोज निकल रहे हैं पत्र पत्रिकाओं में। कोई ऐसी पत्रिका नहीं जिसमें कहानी न निकलती हो। साहित्य अमृत है, वो नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है, उसमें कहानियां, 2-4 कहानियां हर अंक में आ रही हैं। नवनिकष है, कानपुर से निकलता है, रोज उसमें आ रही है कहानियां। बम्बई से निकलती है कहानी नाम की पत्रिका, उसमें आ रही है। कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जिसमें की कहानी न निकलती हो, क्योंकि सबसे सरल विधा जो है कहानी ही है। उसमें कोई खास मतलब परिश्रम नहीं करना है, बस एक कोई प्लॉट मिल जाए, आप उसको अपने ढंग से लिखिए। अब ये बात जरूर है कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं कि वो कहानी बन जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहानी के नाम पर सपाट बयानी करने लगते हैं। सामान्य घटना कोई कहानी नहीं होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनकी कई कई कहानी संग्रह निकल चुके, लेकिन अब उनकी एक कहानी का आपको बता रहे हैं कि बड़े भाई की शादी होती है। घर में जो है बहू आती है, उसका जो देवर है उसके मन में कहीं पर खोट है, और वो है चोरी चोरी लुके छिपे अपनी भाभी और बड़े भाई के श्रृंगार को वो ताकता रहता है, देखता रहता है। कहीं कहीं कोने खड़ा होकर के वो जानने की कोशिश करता है कि दोनों के बीच में क्या व्यवहार होता है। इस बात को जो है उसकी जो भाभी है वो किसी पॉइंट पर जान जाती है। उसको मालूम हो जाता है कि हमारा जो देवर है वो इस तरह की हरकत करता है, कहीं कहीं लुके छिपे ये देखता है। तो एक दिन उसको बुला करके एकांत में, जब उसका पति वहां नहीं है, तो एक दिन उसको बुला करके एकांत में और उसको उपदेश देने लगती है, समझाती है कि देखो, मैं तो तुम्हें अपने सगे भाई की तरह मानती हूँ। तुम तो मेरे लिए देखो देखो लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण जो है वो सीता कितना उनसे जो है मानती थी, और लक्ष्मण ने जो है एक मौका आया तो उन्होंने ये तक कहा राम से कि और कोई गहना होता तो मैं पहचान लेता, लेकिन मैं तो केवल उनके चरणों की ही ओर देखता था। यदि चरणों का गहना होगा तब तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन देह का और कोई अन्य अंग का गहना होगा तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। तो अब देखो कहाँ वो लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की तरह तुम बनो। अब मेरी दृष्टि में ये इतनी फूहड़ किस्म की कहानी है, कहानी तो ही नहीं है, इसमें कहीं पर कोई मर्म ही नहीं है। और इसे कहानी थोड़ो कहते हैं कि मतलब कोई देवर जो है भौजाई को गिरी हुई नजरों से देखे और वो उसको जो है लगे समझाने जो है धर्मशास्त्र। इसे कहानी नहीं कहते। कहानी में एक ऐसा मर्म होना चाहिए जो मर्म जो है आपकी नींद हराम कर दे, आपको सोने न दे। इस तरह की कहानी होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको एक कथानक सुनाया बाडवाग्नि का, आपको सचमुच नहीं लगा कि वो कहानी है? कि जिसका वो वध करने के लिए आता है उसी की पत्नी को विधवा देख करके और अपने बेटे को उसके घर का, उसके भीतर का बाडवाग्नि जो है वो एकदम शांत हो जाती है। ये जो है इतना बड़ा मर्म है कि इस मर्म के सामने जो है आप एकदम नतशीर हो जाते हैं और आपकी सारी सहानुभूति जो है सेठानी के साथ हो जाती है और उसके साथ नहीं होती है। तो कहानी
कहानी तब तक आप नहीं लिख सकते जब तक कि उसमें कोई इस प्रकार का मर्म न हो। तो ये जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। ये बिना इसके जो है आप कहानी नहीं लिख सकते। कहानी जो है सपाट बयानी नहीं है। एक कहानी मेरे पास कल आई उसी की जो है पूर्णचंद्र उपाध्याय की, उसको मैं छाप भी रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसको पत्र भी लिखा। उसमें भी यही है कि मतलब एक युवा और युवती है, दोनों जो है वो पढ़ने जाते हैं, दोनों बहुत ही पढ़ने में ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो डिग्री कॉलेज तक बीए तक दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। प्राचार्य की जबान पर, सारे टीचरों की जबान पे दोनों का नाम है, क्योंकि दोनों जो है नंबर 1 नंबर 2 के उसमें रहते हैं, कॉलेज का बड़ा नाम करते हैं। लेकिन जब बीए पास करते हैं तो बीए पास करने के बाद लड़का जो है चला जाता है, उसको एक विदेश का जो है स्कॉलरशिप मिलती है, और लड़की गरीब घर की है, वो सामान्य रूप से एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ती है, और इस तरह से दोनों का संपर्क जो है काफी दिन के लिए टूट जाता है। अंत में उस लड़की का विवाह हो जाता है। विवाह जिसके साथ होता है वो 4-6 महीने के बाद ही वो एक महारोग में वो भी समाप्त हो जाता है। एक लड़का उसको है, वो लड़का भी एक गड्ढे में नहाने गया, वहां पर डूब करके मर जाता है। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई, और घर परिवार में उसकी बड़ी मतलब बेइज्जती हो रही है, उसकी सास और उसके घर की, और उसके धंधे वगैरह, वो सब उसको परेशान करती, कहती बड़ी अभागी है, और ये कल मुही जब से आई हमारा इसने घर का नाश कर दिया, ये वो बहुत वो बेचारी रोती है, दुखी रहती है, और अंत में एक दिन एक डिग्री कॉलेज में वो नौकरी कर लेती है। ये नौकरी मिल जाने से उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। लेकिन एक दिन जब वो कैंटीन में बैठ करके चाय पी रही है, अचानक देखती क्या है कि उसका वही नायक जो पहले उसके साथ पढ़ता था, जो विदेश चला गया था, वो भी उसी कॉलेज में प्राध्यापक बन के आया है, और वो दोनों वहां पे साथ दिखाई पड़ गए, और इसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस कथाकार ने दोनों पात्रों की हत्या कर दी, क्योंकि जहां वो कहानी बनना था उसको, पूरे कथानक को, वहीं आकर के वो जो है फेल हो गया। ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं है कि दोनों पढ़ने आए, दोनों बिछड़ गए, और दोनों में एक वो नौकरी करने लगी और अपने जीवन को उसने सुरक्षित कर लिया। और ये क्या कहानी है? यदि मेरे हाथ में ये कथानक होता तो मैं इसी को कहानी बना देता। कैसे कहानी बनाता? दोनों बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, एक दूसरे से आप बीती अपनी बता रहे हैं, और वो सब जो है अपने बारे में बताती है कि घर वालों ने जबरदस्ती ऐसे मेरा विवाह किया, ये हुआ वो हुआ, और फिर ऐसे उनका देहांत हो गया इत्यादि। फिर वो लड़का जो है सहानुभूति में बहुत दुखी होकर के पूछेगा, ये तो तुमने बड़ी विपत्तियां भोगी, तुम्हारा तो सारा जीवन ही तो अब परिवार वालों का जो है तुम्हारा कुछ भाव बदला कि नहीं, ये वो। बहरहाल ये पूछने के बाद अंत में वो पूछती है उससे, लड़के से पूछती है कि और बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और तुम्हारा परिवार कैसा है? तो वो जो नवयुवक है वो कहता है कि वो हंसता है खिलखिला करके। तो वो लड़की कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारे परिवार का परिचय पूछा तो तुम हंस रहे हो। कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुमने सवाल ही ऐसा पूछ दिया। कहा कि क्यों, मैंने कोई गलत सवाल पूछा? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे तो तब होंगे जब शादी करेगा मनुष्य, आदमी विवाह करेगा, तो तभी पत्नी से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। तो वो कहती है तो क्या तुमने शादी नहीं की? कहा ना, मैंने तो शादी नहीं की, क्योंकि शादी करने का सपना मैंने तुम्हारे साथ देखा था और वो तो हुआ नहीं, तो मैं अकेला ही रह गया, कोई मुझे रुझा ही नहीं, और मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब ये जीवन मेरा अकेले ही बीतेगा। अब इसके बाद जो है दोनों में आकर्षण पैदा होता, और अंत में दोनों ये निश्चय करते, और वो लड़का ये कहता कि मैं तो आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब तुम क्या सोच रही हो? तुमने तो सारा संसार देख लिया, अपने परिवार को भी देख लिया,
क्या इस मोड़ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक हो जाएं और अपना नया जीवन प्रारंभ करें? और ये कह करके दोनों को मंदिर में जाकर के शादी कर लेनी चाहिए। यदि यही इतना एक पैराग्राफ पूर्णचंद्र उपाध्याय और जोड़ देता तो ये एक अद्भुत कहानी बन सकती थी कि जो सपनों में जिसको वो देखता रहा, सपनों में उसको वो नहीं मिली और उसको वो नहीं मिला, जो जो कथानक सपने में ही पलता रहा, आज देखो कि मतलब एक ऐसा अवसर आ गया कि दोनों मतलब एक दूसरे के सामने हैं और वो ये कह सकता है नायक कि शायद भगवान को यही मंजूर था, इसीलिए तुम्हारे साथ ये घटना घटी और मेरे साथ ये घटना घटी, नहीं तो मैं भी अपना परिवार बसा चुका होता अब तक। तो ये कहानी बन जाती। तो कहानी बनाने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ये प्रतिभा, चाहे आप कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे जो है एकांकी लिखें, बिना प्रतिभा के, बिना प्रज्ञा के कुछ भी संभव नहीं है। और प्रतिभा जो है वो बिना भगवती की कृपा के प्रतिभा प्राप्त नहीं होती है। याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसितम व उपश्रियम स्यात्। ऐसा जो वह देवताधार मम्मट ने कहा है कि उस प्रतिभा के बिना या तो कविता फूटेगी नहीं, साहित्य बनेगा नहीं, और यदि बन भी गया किसी तरह से तो हंसी हजार का जो है काम होगा, वो मतलब वो उपहास आपका होगा, उससे आपको कीर्ति नहीं प्राप्त होगी। और यदि आपके पास प्रतिभा है तो उस प्रतिभा के माध्यम से बिट्टू हेलो हेलो। हाँ मैडम सुनी आ रही है। जी गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो मैंने बताया बिना गुरु जी आवाज आ रही है। किसी भी विधा में आप लिखे, केवल कविता ही नहीं, चाहे वो कहानी हो, चाहे कथा हो, चाहे कोई हो, बिना प्रतिभा के एक्सेलेंस नहीं आता है आपकी रचना में। रचना में जब भी वैशिष्ट्य आएगा प्रतिभा के माध्यम से ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे कथानक उठाए हैं कि जिस कथानक को सोच करके आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि इसमें कोई साहित्य लिखा जा सकता है, लेकिन भीख मांगने तक की घटना को मैंने अपने साहित्य का अंग बनाया। भीख मांगने की कला एक क्रीतानंदम है। क्रीतानंदम मानो आनंद का, आनंद की खरीद, आनंद कैसे खरीदा जाता है, इस बात को लेकर के मैंने एक लिखा, आपको सुना रहा हूं। आप देखिए, प्रकाशित ये हमारा एकांकी है। इस एकांकी में क्या है कि मतलब एक इधर पश्चिम साइड के, मतलब राजस्थान साइड के कुछ लोग जो है आते हैं, कभी कभी आपको दिखाई पड़ जाएंगे, वो नुकीली जो है पनही पहन करके और दुनिया भर का सब वेशभूषा करके वो अपना मांगते हैं कुछ सहायता के लिए, पति पत्नी दोनों मांगते हैं। कभी कभी झूठ भी बोलते हैं कि हमारे साथ ये घटना घट गई और ये विपत्ति पड़ गई, कुछ हमारी सहायता कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसी ही एक महिला जो है अपने पति को लेकर के बनारस में एक चौराहे पर खड़ी है। अपने पति को उसने लेटा दिया है, उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी है और अब उसको लेकर के वो रो रही है। और रो रही है, कह रही कि हे भाई लोगों, हे मेरे बाप, हे मेरे माता, हे मेरी बहन जी, आप लोग देखिए, मैं अपना देश छोड़ करके आपके देश में आई थी, मैं काशी आई थी इनको गंगा नहलाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा सुहाग उजड़ गया, ये मुझे छोड़ करके चले गए, अब बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो इनको शमशान तक पहुंचाने के लिए भी पैसा नहीं है, हे मेरे सहायता कीजिए, किसी तरह से कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए कि इनको मैं मणिकर्णिका घाट तक तो ले जा सकूं। ये वो अब सब जो है पूरा मजमा इकट्ठा है वहां पे, सब इकट्ठा होते जाते हैं और अपना उसी के चद्दर के ऊपर, उसी के शव के ऊपर सब पैसा फेंकते जाते हैं।
हाँ, फुटकर पैसा, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, कुछ लोग 10 रुपए का नोट सब भेज रहे हैं। अंत में कारपोरेशन का एक अधिकारी जो है बंगाली बाबू, वो भी आ जाता है। वो जा रहा है अपना कार्यालय, अचानक भीड़ देखता है तो अपने मित्र से कहता है कि यार ये बड़ी भीड़ लगी है, आओ देख क्या बात है। देखता है उस महिला का रोना कल्पना, वो जिस तरह से रो रही है आंसू गिरा गिरा के कि मैं क्या बताऊं, ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, अब मैं किससे कैसे पार लगूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। वो सच्चे अर्थों में प्रभावित हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन जी, आप बिल्कुल परेशान मत होना, अपना बंगाली टोन में। और मैं बंगाली मोशाय, मैं कारपोरेशन में अधिकारी है और मैं आपका सब काम कर दूंगा। मैं अभी अभी जा रहा हूँ और वहां पर अपने जो है कार्यालय से, ऑफिस से मैं अभी जो है वैन लेकर के आता हूँ और मैं भाई साहब को ले चलूंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा। ये काशी है, यहाँ पर तो जिसका कोई नहीं होता है वो जो है बाबा हमारे कोतवाल उसकी सहायता करते हैं। आप अपना मन छोटा मत कीजिए और काशी को कोशिए नहीं, मैं अभी गया अभी आया। अब वो धीरे से जो है अपने पति के उसमें पैर में चिकोटी काटती है, ये तो बड़े बुरे फंसने जा रहे हैं। लेकिन वो बात का पक्का है और तुरंत चल देता है। अब उसको जो है न काम करने में मन लगता है न कुछ लगता है, क्योंकि वो तो घटना को सही मान रहा है। और तुरंत वहां पर लिखा पढ़ी करके, हाँ, और वहां पर ये लिखा पढ़ी करके अपने कारपोरेशन में कि एक जो है लावारिस इस तरह की लाश है जिसका कोई रह नहीं गया है और उसको ले जाना, सब लिखा पढ़ी करा के और वो गाड़ी लेकर के आता है। अब आने में उसको करीब आधा घंटा लग जाता है। जब आया तो चौराहा एकदम खाली, चौराहा खाली और वो एकदम परेशान है कि अरे इतनी बड़ी भीड़, वो महिला कहाँ गई अपने पति को लेकर के, मरे हुए पति को लेकर के। तो जब वो चारों ओर देख रहा है फटी फटी आंखों से, तो एक चाय वाला जो वहां पर चाय बेच रहा है बुलाता है, बाबूजी अरे यहाँ आइए यहाँ आइए। कहा क्या देख रहे हैं आप? अरे उसी महिला को देख रहे हैं जो अपने पति को लेटा करके भीख मांग रही थी। कहे क्या बात है? हाँ मैं देख तो रहा हूँ उसी को, तो मर गया है। अरे कहा बाबूजी कहाँ आप इस चक्कर पड़ गए, वो तो रोज 10 बजे मर जाता है और 1 घंटे में फिर दिख जाता है, इस समय किसी दूसरे चौराहे पे मरा हुआ होगा, ये तो रोज का उसका धंधा है। अब उसको जो है बंगाली बाबू को और उसकी जमीन खिसक गई। क्या बता रहे हो, ऐसा भी होता है कि अपने पति को जो है, जीते हुए पति को मरा बता सकती है वो? कहे हाँ बाबूजी, ये सब जो है टोटका है भीख मांगने का। रोज वो कमा लेती है कम से कम 70-80 रुपए कमा के गई वो। तो कहा ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ये सब कुछ नहीं बोलते? कहे साहब क्यों बोलेंगे, इनको भी 20-25 रुपए वो दे देती है, इनकी रोज की कमाई है। कहा बाबूजी आइए चाय पीजिए और आप बहुत बुरे मतलब फंस गए, जाइए अपना काम कीजिए। वो चाय वो पिलाता है। इसके बाद वो फिर लौटता है, कारपोरेशन जाता है, लेकिन दिन भर कोई काम नहीं कर पाता है। बस यही सोचता रहता है कि आदमी ना गिरा हुआ है, स्त्री हो या पुरुष, ऐसा मतलब इतना इस सीमा तक गिर सकता है कि वो किसी को मरे हुए जीवित व्यक्ति को मरा हुआ बता करके भी भीख मांग सकता है। सारा दिन जो है कोई काम नहीं करता है, तब तक शाम हो जाती है और उसका वो मित्र कहता है कि क्या बात है, भाभी जी से आज सुनना है क्या जदबर, सब्जी उब्जी लेके नहीं चलोगे, बैठे हुए हो? फिर किसी तरह वो उठता है और कहता है कि अब तुम ही चलाओ स्कूटर, मैं पीछे बैठूंगा। वो पीछे बैठता है, दोनों चलते हैं। अब उन्होंने सड़क बदल दी है। काशी में तो आप जानते 2 ही सड़क है, ये 2 ही सड़क है। एक जो है वो गुदगुदिया वाली है और एक बीच वाली है। जब दूसरी सड़क से चलता है तो अचानक एक चौराहे पर पहुंचता है तो फिर वही भीड़ उसको दिखाई पड़ती है। वो तुरंत अपने मित्र को रोकता है पीठ में ठोक के, अरे रुको 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 रुको, रुको यहाँ कैसी भीड़ है। जब स्कूटर खड़ा करके जाते देखते हैं वही महिला फिर वहां पर रो कलप रही है और वही भीख मांगने का ढंग उसका चल रहा है। तब वो जो है उसको देखते ही तो एकदम समझो कि जैसे वो मतलब डंक मार गया, एकदम सूख गई उस आदमी को देख करके।
तो कहा कि क्यों बहन जी, अरे हम तो आपके लिए गाड़ी लेकर के आया वहां से कारपोरेशन से लिखवा पढ़वा करके, और आप इधर छू मंतर हो गई। तो क्या है, आपके पतिदेव जो है ये मरने के बावजूद चलते हैं क्या? ये क्या माजरा है? तो हाथ जोड़ती कहते कि बाबूजी काहे आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं? अरे इस पापी पेट के लिए सब कुछ होता है, और आप तो एकदम से पीछे ही पड़ गए। कहे नहीं, पीछे अभी तो नहीं पड़ा था, लेकिन अब मैं पीछे पड़ूंगा। उसके बाद जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करके ले आया है साथ साथ, और कहता है कि इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और इसके बाद पुलिस वाला जो है एक डंडा जब मारता है उसके पति को सोया हुआ, तो वो छटपटा के उठता है, लगा हाथ जोड़ के गिगियाने लगता है, बाबूजी छोड़ दीजिए, बाबूजी छोड़ दीजिए, ये वो। लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार करके ले जाती है, और वो कहती है, वो इसके बाद बहुत फटकारता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इंडिया में पैदा हुई हो, और जिसके नाम से तुम सिंदूर भरती हो उसको तुम जो है मरा हुआ बता करके अपने को विधवा घोषित करती हो। और कमाने का तुम्हारा ये ढंग है, तुम्हारे पास और कोई ढंग नहीं रह गया है जो है पैसा कमाने का। तो इस तरह से वो एकांकी समाप्त होता है। बड़ा रोचक एकांकी है, और मेरे लिखने के बाद मेरे पास जो समाचार आए, 3-4 जगह वो खेला जा चुका, और इतना ज्यादा वो मतलब जमाऊ एकांकी है कि उसमें कुछ नहीं लगना है, बस केवल थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर दी है, और उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से उसको जो है अभिनीत किया जा सकता है। तो मैंने जनता की अभिरुचि को दृष्टि में रख करके, और संस्कृत भाषा को रवानी देने के लिए, संस्कृत भाषा को नया रूप देने के लिए, कि इसमें हम केवल यम और नचिकेता का संवाद ही न लिखे, इसमें नए जमाने का भी संवाद आना चाहिए। इसमें जो है कोर्ट की प्रक्रिया भी आनी चाहिए, मुकदमा कैसे पेश होता है, कैसे उसकी पुकार होती है, कैसे साखी गवाही होती है, कैसे उसको रोका जाता है। हमने इस पर भी जो है लिखा कि किस तरह से जो है क्वालिफाइंग स्पीच होती है, और किस तरह से विभिन्न समाचार समितियों के लोग आते हैं बयान लेने के लिए कि आपने अपनी पार्टी में ये किया था, ये किया था, जब वहां थे तब ये किया था, और सबको किस तरह से वो रगेड़ते हैं, कितना परेशान करते हैं। संस्कृत में शब्द क्वायन नहीं करेंगे, नए शब्दों का निर्माण नहीं करेंगे, केवल अमरकोश को छाती से लगाए बैठे रहेंगे, तो संस्कृत कितनी नहीं चलेगी। इसलिए मैंने अपने साहित्य के माध्यम से कम 5000 नए शब्दों का निर्माण किया है। 5000 नए शब्दों का निर्माण किया है। ये सारे शब्द जो है ऐसे हैं जो कि सटीक अर्थ देते हैं, और आपको वोकैबुलरी देंगे, आपको नया रास्ता दिखाएंगे। आप जो भी लिखते जाएंगे, लिखने के लिए यदि राजेंद्र मिश्र का साहित्य आपके पास है, तो आपको कहीं पर किसी भी कोश की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपके पास वहीं पर रहेगी। तो इस तरह की कहानियां, इस तरह के एकांकी मैंने लिखे हैं, बराबर लिखे हैं। हर एक समस्या को सामने लिया है, चाहे वह लड़कियों के विवाह की परंपरा हो, चाहे दहेज की परंपरा हो, चाहे अनमेल विवाह की परंपरा हो, चाहे वह अनचाही संतान की परंपरा हो, मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, जिससे हो करके हम आगे बढ़ रहे हैं, उन सारी समस्याओं को हमने लिया है। और मेरी अपनी ये विशेषता है कि मैं केवल समस्या उठा करके शांत नहीं हो जाता, जैसे हमारे हिंदी के कुछ लेखक करते हैं कि समस्या उठा दी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पाठक को अकेला छोड़ करके एकांत में चले जाते हैं। मैं समाधान मूलक लिखता हूँ, मैं जो भी लिखता हूँ उसका समाधान भी बताता हूँ कि अंत में इसका हुआ क्या। एक लड़की है, वंदना है, जिससे विवाह करना चाहती थी अपने क्लास फेलो से, विवाह उससे परिवार वाले नहीं करते, परिवार वाले विवाह नहीं करते हैं, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा करके एक विवाह करा देते हैं गांव में। वहां पर वो लड़का जो है खेती में काम कर रहा है, और एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, घर में पड़ी हुई है। दूसरी ओर उसका जो है भाई है, उसकी पत्नी आई है। बाप उसका इतना जो है दम्भी और इतना पाखंडी टाइप है कि वो अपनी पुत्रवधू को तो सिर पे लादे रहता है,
लेकिन लड़की को देख करके उसको एक भैंसे का क्रोध हर समय सवार रहता है। जब भी उसको देखेगा तो जल भुट के खाक हो जाएगा। ये न जाने कहां से भागी पैदा हो गई। कितना मैं कहता हूं कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन वो सब नहीं पढ़ेगी, बैठी रहेगी। अरे तुम विधवा हो गई तो हमारा ऐसा परिवार नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारी शादी कर दूंगा। हम लोग संस्कारिक परिवार के लोग हैं, अब तो तुमको जो है इस तरह से अपना जीवन काटना पड़ेगा, ये है वो है। पत्नी उसकी समझाती है कि तुम काहे हाथ धो के उसके पीछे पड़े रहते हो। एक तो बेचारी अपना जीवन दूभर काट रही है और दूसरी ओर तुम जो है हर समय उसके पीछे पड़े रहते हो और पुत्रवधू में तुम्हें कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। नाना प्रकार से उसको सताता रहता है, परेशान करता रहता है। अंत में होता यह है कि वो बेचारी एकदम ऊब जाती है अपने जीवन से और बार बार रात दिन यही सोचती रहती है कि मैं अब अपने को समाप्त कर लेना ही ठीक है। एक रात ऐसा होता है कि वो घर छोड़ देने की जो है परिकल्पना में वो उसको नींद नहीं आती, वो उठती है और उठ करके जब वो घर से बाहर जाने को होती है तो अचानक उसको अपने पिता के कमरे से आवाज सुनाई पड़ती है और वो उसके परिवार जाती है पिता के कमरे के पास और उसको इतना आश्चर्य होता है कि 65 साल की उम्र का उसका बूढ़ा बाप अपनी पत्नी से स्नेह प्रेम का वहां पे व्यवहार कर रहा है, उससे बात कर रहा है, बहुत ही मतलब मर्यादाहीन बातें कर रहा है कि तुमने तो हमको एकदम बूढ़ा समझ लिया, तुम एक कप चाय तक देने नहीं आती हो, इनके हाथ से भिजवा देती, उनके हाथ से भिजवा देती हो, अरे भगवान मेरा भी तो ध्यान रखा करो, ये वो। और ये सब बात सुन करके वंदना के हृदय में एकदम ज्वाला सी उठती है कि ये पाखंडी पिता हमारा हमको तो ये उपदेश देता है गीता का, रामायण का और वेद पुराण का, हमको तो बैरागी बनने का उपदेश देता है और अपना जो है ये 65-70 साल की उम्र में मेरी माँ के साथ, बूढ़ी माँ के साथ इस तरह की बदतमीजी की बातें कर रहा है। और इतनी घृणा उसको हो जाती है कि वो तत्काल एक अपनी चद्दर उतारती है झूले से और उसको अपना लेती है, अपने ऊपर उड़ती है और धीरे से सिटकनी खसका करके वो निकल देती है बाहर। और बाहर उसको एक आवाज सी सुनाई पड़ती है कि वंदना, कहानी का नाम है भाग्य पंजरा, टूटा हुआ पिंजरा। तो कहा कि ये जो पुराना पिंजरा है ये टूट गया है और इस पिंजरे में बैठी मत रहो, निकलो बाहर। और तुम्हारा जो क्लास फेलो है जयदेव, वो अभी भी तुम्हारा रास्ता देख रहा है, उसने विवाह नहीं किया है, जाओ जाओ तुम उसके पास जाओ और उसके साथ अपना एक नया जीवन शुरू करो। इस टूटे पिंजरे में, इस नरक में तुम्हारा स्थान नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है। और ये कह करके वो लड़की निकल जाती है और कथाकार का संकेत है कि वो पुनर्विवाह के बंधन में बंध जाती है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो कहानी का जो प्राण तत्व है वो होता है मर्म। जब तक मर्म आपको नहीं मिलेगा तब तक कोई कहानी, कोई भी एकांकी वो जो है कहानी और एकांकी नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और ये मर्म जो है इसको अनुभव करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने भरोसे मत बैठे रहिए कि मैं बड़ा भारी कथाकार बन जाऊंगा। आप दूसरों को पढ़िए, आप जो है दूसरों का साहित्य पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको शिक्षा मिलेगी कि मैं भी यदि इसी प्रकार से लिखूंगा तो मेरी भी कहानी बन सकती है, मेरा भी एकांकी बन सकता है। और फिर वो दिन दूर नहीं है जबकि आप एक सिद्ध कथाकार न बन जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि मेरी बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और एक अच्छा साहित्यकार बनने का प्रयत्न करेंगे। और फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि आप में से जो लोग मतलब प्रतिभाशाली हैं, वे लोग कम से कम अपनी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को
किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई शंका है? जी मैडम मैं कुछ सर के उसमें कहना चाह रहा हूँ। हाँ, पूछिए। मैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी और सर के इस व्याख्यान से अभिभूत हो गया। सर के श्री चरणों में पहले नतमस्तक होता हूँ और जो कुछ भी मेरी सारस्वत साधना है, एक श्लोक के माध्यम से सर के प्रति अपना कार्तव्य निवेदित करना चाहता हूँ। जयति निखिल लोके काव्य विस्तारशीलः अधृत नव शुचिवेशः काव्य रचने विशेषः जनन मरण पार जायते काव्य दीपः निखिल जन सुमान्यो निस्वराजेन्द्र येषः निखिल जन सुमान्यो निस्वराजेन्द्र येषः। गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसे व्याख्यान से आज हम सब, मुझे लग रहा है हमारे सारे प्रतिभागी जो हमारे अग्रज हैं, हमारे अनुज हैं, मित्र हैं, सब इतने लाभान्वित हुए। हम लोग सब लोग अभिभूत हैं। बारंबार गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और HRDC नैनीताल के प्रति, प्रोफेसर जया मैम के प्रति हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरी रचना है आपके छंदोभिराजीयम। जी ये छंदोभिराजीयम जो है जी, छंद शास्त्र का एकदम नया ग्रंथ है और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने छंद रचना की प्रक्रिया को इतनी सरल कि अब इससे ज्यादा सरल हमने केवल प्रक्रिया आपको समझा दी गई है। लगगा गलला ललगा गलला, इस तरह से, ताकि लग गा से आप समझ जाए कि लघु गुरु गुरु ये इसमें आएगा। तो इसमें आपको अन्य छंद शास्त्रों का वो पूरा व्याख्यान नहीं रटना पड़ेगा, बल्कि जो है केवल लय और ग के परिचय से सारे श्लोक जो है पारिभाषिक इन्हीं दोनों अक्षरों में लिखे गए हैं। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे जमाने के जो सिद्ध कवि हैं, उन कवियों के नाम पर छंदों का निर्माण किया गया है और हमने 51 नए छंदों का आविष्कार किया है। इस ग्रंथ में 51 नए छंद हैं। जैसे राधा वल्लभ त्रिपाठी के नाम पर वल्लभा छंद इसमें आया हुआ है। रेवा प्रसाद द्विवेदी के नाम पर सनातन छंद, रेवा छंद, रमाकांत शुक्ल के नाम पर कांत छंद, विजय सारथी छंद, इस तरह से छंदों के नाम हैं। मैंने अपनी पीढ़ी के 51 कवियों को अजर अमर बनाने का प्रयत्न किया है। आप में से जो लोग छंद रचना करते हैं, यदि इन छंदों पर लिख करके हमें अष्टक भेजेंगे तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं उसका एक अलग से काव्य संकलन प्रकाशित कर दूंगा। तो ये 3 अध्यायों में लिखा हुआ करीब 350 कारिकाओं का एक नया ग्रंथ है। आप जानते हैं कि आचार्य पिंगल जो है, ये अष्टाध्यायीकार महर्षि पाणिनि के बड़े भाई माने जाते हैं। यानी ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से लेकर के आज तक लगभग 15 काव्य छंद शास्त्र के ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। 15 ग्रंथ हैं। उनमें आपने केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर, गंगादास की छंदो मंजरी, इन सबको पढ़ा होगा। उस परंपरा में जो लेटेस्ट कृति है वो है छंदोभिराजीयम। ये प्रकाश में आई है और इसको पढ़ करके आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी क्लासरूम के आप सिद्ध कवि बन सकते हैं। तो इस तरह से मेरा कार्य जो है प्रत्येक दिशा में चल रहा है। साहित्य की प्रत्येक दिशा में, शास्त्र की प्रत्येक दिशा में। मैंने छंद शास्त्र में इसे लिखा,
अभिराज यशोभूषण के रूप में मैंने काव्य शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाया और रंग दर्पण के नाम से मैंने नाट्य शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। वो भी इस समय प्रकाशित हो रहा है। रंग दर्पण में जो नवीनता है वो अपने ढंग की अद्भुत है। पहली बार उसमें भारतीय रंगमंच का उसकी पूरी नाप तौल दी गई है। पूरा सारा जो है सारी परंपरा दी गई है वो संक्षिप्त एक तरह से नाट्य शास्त्र है। और उसमें आज के जमाने के जो रंगकर्मी हैं, जो संस्कृत नाटक करवा रहे हैं, जैसे हबीब तनवीर है, मैं हूँ, राधा वल्लभ जी है, विजया जी है, और जो है गोवर्धन पंचाल है, ऐसे जो सिद्ध लोग हैं उन लोगों का भी पूरा परिचय उसमें जो है बाकायदे दिया गया है। किन नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया है, कहाँ कहाँ उनके नाटक खेले गए हैं, ये सब पूरी परंपरा जो है रंग दर्पण में आ रही है। तो इस तरह से मैंने ये सारा कार्य किया और मुझे इस बात को ये सब काम करके मुझे बड़ा संतोष होता है कि मुझे ये पश्चाताप नहीं रह जाएगा कि फला कार्य मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि आज के इस अवसर पर मैं आपको छंदोभिराजीयम का भी दर्शन कराऊं। आप में से जो लोग चाहेंगे उनको ये उपलब्ध हो जाएगा वैजयंत प्रकाशन से। धन्यवाद। और कोई जिज्ञासु प्रतिभागी अगर है, कुछ पूछना है तो गुरु जी के पास समय का भी अभाव होगा। तो कोई जिज्ञासु है ऐसे विद्वान? हाँ मैडम, मुझे पूछना है। हाँ हाँ मुझे गुरु जी से पूछना है कि जो 20,000 पुस्तकों की जो सूची है, लिस्ट है, वो कैसे और कहाँ से या ऑनलाइन में प्राप्त हो सकता है या नहीं? क्या जी? जो 20,000 नई पुस्तकों की जो सूची है, लिस्ट है, वो कैसे मिल सकती है? जो आपने कैटलॉग तैयार किया है 20,000 या जितने भी कवियों के नाम और काव्य जिसमें है कैटलॉग, नहीं, किस वाले ग्रंथ के बारे में पूछ रहे हैं? ये कुछ 20,000 20,000 हाँ, वो मैंने बताया आपको कि नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां से प्रकाशित है, वो वहां से मिल जाएगा। कभी भी आप दिल्ली जाएं, जानना चाह रहे हैं क्या में बाहर ही कमरा है, आप वहां जाइए, तत्काल वहां से ले लीजिए। क्या ऑनलाइन में भी हो सकता है गुरुजी? अभी ऑनलाइन में मिल सकता है? ऑनलाइन हाँ मिल सकता है। आप उनसे बात करनी पड़ेगी। इस समय तो हम नंबर नहीं बता सकते उनका, लेकिन आप देख लीजिए उस पे ये कहीं से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का आप खोलिए कंप्यूटर पर, सब पूरा विवरण मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और वहां से कोई नंबर लेकर के आप उनको कीजिए, वो ऑनलाइन भेज देंगे। किसी और का कोई प्रश्न है? सर प्रणाम। जी हाँ, मुझे पूछिए। हेलो, आप पूछिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर प्रणाम। आवाज साफ नहीं आ रही है। प्रतिभा आर्या बोल रही है। चारू मिश्रा। हाँ पूछिए चारू जी पूछिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अभी आपने जो बताया कि आपने विविध साहित्य का संकलन करते हुए 5,000 नए शब्दों का निर्माण किया है, क्या कहीं उन 5,000 नए शब्दों की सूची हमको मिल सकती है सर? नहीं, अभी वो प्रकाशित तो नहीं है। एक जी सर। व्यावहारिक रचना कोश करके मैं बना रहा हूँ। जी गुरुजी। का संकलन मात्र अभी हुआ है और जी। अभी उसको कहीं बाहर तो नहीं भेजा है, लेकिन जी। जब वो प्रकाशित हो जाएगा तो प्रत्येक रचनाकार के लिए वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। जी जी। जब आप कोई चीज लिखने बैठते हैं तो जी। उसकी शब्दावलियां जो है दूसरे ढंग से संकलित की गई। जैसे ले लिया रसोई, तो रसोई से संबद्ध जितनी चीजें हैं
वो एक साथ आ जाएंगी। जी। अध्ययन तो पढ़ाई लिखाई की चीजें एक साथ आ जाएंगी। इस जी में जो है नए का सहयोग किया गया। जी जी धन्यवाद अभी गुरुजी। तो उम्मीद है कि हमें प्राप्त होगी जल्दी वो सूची। धन्यवाद हाँ गुरुजी। जल्दी ही होगी, प्रणाम गुरुजी। लेकिन ये है जी ना जी कि पुस्तकाकार प्रकाशन होने में थोड़ा समय लगता है और प्रकाशक जल्दी मिलते नहीं है। जी जी और लेकिन करूंगा, जल्दी ही करूंगा। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम गुरुजी। गुरुजी को समय है तो पूछेगा आप लोग। हाँ, गुरुजी को समय है क्या? राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, हरिद्वार से। सर मेरी एक जिज्ञासा है गुरुजी के प्रति। आजकल जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो काव्य विधा के जो वर्गीकरण किया जा रहा है, पद कथा, टूट कथा, इधर जो हाइकू छंद नए नए निकल रहे हैं, ये क्या पुराने जो नियम है या जो छंद है या काव्य विधा है, उसके ऊपर क्या कुछ दिक्कत नहीं आएगी आगे चल करके? देखिए ऐसा है कि से अपने मन की तरंग है, मैं बहुत ज्यादा इन सब के पक्ष में नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि हमारे अपने काव्य शास्त्र में ही अभी इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि कोई चाहे तो अपनी प्रतिभा उसी में दिखा सकता है। लेकिन अब किसी को ये पसंद है हाइकू लिखता है तो लिखे, लेकिन मैं हाइकू लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा कि आप हमको जो है विद्युत माला में छंद में लिख करके दिखाइए। विद्युत माला में लिख के दिखाइए तो मैं जानू कि आप भारतीय कवि है जिसमें 8 अक्षर दिन होते हैं। ऐसा 2-4 पद भी लिख के दिखा दीजिए तो हम जाने, लेकिन ये कोई नहीं करेगा। छोटे छंद हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ तो 1 अक्षर का भी छंद है। छंद जो है 1 अक्षर का है और मेरा पहला जो शतक है वो 1 अक्षर का ही है। तो ऐसे नहीं है, हमारे में वो चीजें बताई गई है वो सब लिखी जा चुकी है। बहुत कठिन है ये, लेकिन यदि किसी को बड़ा प्रेम है और यदि वो जापान के हाइकू छंद को लिखता है तो मेरा कोई उससे कोई वैमनस्य नहीं भाई, वो उनका मन है, वो अपना लिख रहे हैं। मैं भी इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया के शास्त्र में नए नए शब्दों का प्रयोग वहां पर भी बहुत हुआ है। वहां पर मचपत नाम का एक शब्द होता है, मचपत शब्दों की करीब 58 वेराइटी वहां पर विद्यमान है। मैं चाहता तो मैं भी मचपत शब्द में लिख सकता था और भारत के अपने मित्रों को बता सकता था कि ये नए शब्द का आविष्कार मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों हम पहले अपने देश का अपनी परंपरा का तो निर्वाह कर ले। तो ऐसा है कि मतलब सबको एक रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता है। जो लिखना चाहता है बहुत अच्छी बात है, वो लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं इसके विरोध में जरूर हूँ कि हमारे काव्य शास्त्र में या हमारे साहित्य पर पाश्चात्य जगत का कोई मतलब भार लादा नहीं जाना चाहिए। आप कृपा करके भारतीय काव्य शास्त्र को भारतीय काव्य शास्त्र बना रहने दीजिए, हमारे अलंकार को हमारा अलंकार बना रहने दीजिए। इसमें पाश्चात्य जगत के अलंकार को घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो है रीत को अपनी रीतियों में घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी रीति में हमारी रीति में तात्विक भेद है। दोनों दो तरह की चीजें हैं। और इस तरह का जो लोग खालबेल कर रहे हैं कि आपको अंग्रेजी आती है, आपको रशियन आती है, तो वहां की कोई किताब पढ़ाए और उसको संस्कृत में उसका उल्टा करके आपने संस्कृत में रख दिया, तो इससे आप एक तरह से नुकसान करेंगे। क्योंकि पिछले 2000 वर्षों पर हमारी जो परंपरा है वो परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी। उसमें नाना प्रकार की भ्रांतियां होंगी कि जो कुछ आचार्य बम्मट ने और विश्वनाथ ने कहा था वो सही है कि आचार्य फलाने जो कह रहे हैं वो सही है। इसलिए अब भारतीय तत्व को भारत में नहीं आने देना चाहिए।
ठीक है गुरु जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर मेरी जिज्ञासा सर तो इसलिए यह है कि आप लोग अपनी जिज्ञासा को इसमें के व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न है चैट बॉक्स के उसमें डाल दीजिए और फिर हम कभी पूछवा करके आपके उसमें भेज देंगे। ठीक है, हाँ, गुरु जी को जाना था और हम लोग इसीलिए गुरु जी का धन्यवाद भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत जल्दी में थे। तो अब मैं ये जो हमारा चौथा सत्र है ये समाप्त है। हाँ, ये यहीं पर हाँ, ये समाप्ति की ओर है और इसमें आप लोगों को जो सुबह निर्देश दिए गए थे उसका पालन करना है आप लोगों को और सख्ती से पालन करना है क्योंकि हम देख रहे हैं उपस्थिति तो सभी की है इसमें। और बाकी एक विशेष बात ये रह गई थी कि जो हमारे व्याख्याता रहेंगे उनके जो व्याख्यान है उनको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। जो अंतिम दिन परीक्षा होगी आप लोगों की वो उसी से ही परीक्षा होगी, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे सार ग्रहण करेंगे। जो भी जिज्ञासा होगी आप हम भी चाहते हैं कि आपको जैसे महान विद्वान है हमारे उनका आशीर्वाद मिले, आप उनके रास्ते में जाएं क्योंकि हम लोग भी उतना नहीं कर पाए। अब आप नव युवक हैं, नव मतलब यह है कि शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, नई पीढ़ी को आगे संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आप उनके मार्ग पर अवश्य चलें और कभी भी होगा तो उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। फोन नंबर वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी, व्हाट्सएप पर हम डाल देंगे। तो अवश्य ऐसे देखो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के महान स्तंभ और एक भवन से दूसरे भवन की नींव को रखने वाले ऐसे प्रोफेसर महावीर ये प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी हैं और जिनका आशीर्वाद आपने व्याख्यान के रूप में प्राप्त किया है। आशा है कि आप सभी उनसे लाभान्वित रहेंगे और जो भी जिज्ञासा होगी उसको अवश्य आप करेंगे। आप ही अभी आप सब लोगों को सूचित करना है कि आज तो रिपोर्टिंग का काम दिया गया, तो जिनको दिया गया है वो रिपोर्ट व्हाट्सएप पर डाल दें और इधर एचआरडी की ईमेल में भी डाल दें। और कल का डे मॉनिटर जो है वो है डॉक्टर नीता तिरुआ। कृपया 9:45 बजे आप जो एक्सपर्ट कल आने वाले हैं तो उनसे उनका पूरा जो बायोडाटा है वो आप तैयार कर लें और कल को निर्धारित समय में उपस्थित हो जाए। जी हाँ मैम, मुझे एक चीज पूछनी है। हेलो। हाँ जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि 9:45 बजे तो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप कब तक क्रिएट होगा? ये अभी 5 बजे के बाद हो जाएगा, उसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। और जो संबंधित जो 18 तारीख का जो कल आपका है डे मॉनिटर का, उसमें जो वक्ता है मुख्य वक्ता जो है उनसे संबंधित जानकारी आपको सेंड कर दी जाएगी। चार होंगे ना हमारे व्याख्यान, तो हाँ, चारों की अलग कल डे मॉनिटर केवल नीता तिरुआ है कल। अच्छा नीता जी आप कल पूरे दिन डे मॉनिटर हैं और रिपोर्टिंग कोई और करेगा। आज शायद रिपोर्टिंग आपके पास है तो आप उसको। रिपोर्टिंग किसके पास है मैम आज का? रिपोर्टिंग आज डॉक्टर नीता तिरुआ जी का नाम है रिपोर्टिंग में, तो वो आज आप वो रिपोर्ट बना करके ये मेल कर दीजिएगा एचआरडीसी की वेबसाइट में। और कल डे मॉनिटरिंग का भी कल है क्या? हाँ, कल डे मॉनिटरिंग में डॉक्टर नीता तिरुआ जी आपका डे मॉनिटरिंग में है, रिपोर्टिंग में किसी और का है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हाँ जी ठीक है। कभी नहीं है तो ऐसा है जो भी हमारे मतलब जिनका कल व्याख्यान होगा उनकी जो बायोडाटा है आज शाम को भेज देंगे। तो चारों का 4 व्याख्यान होंगे, सुबह के सत्र में 2 होंगे, शाम के सत्र में 2 होंगे और एक कंटेंट होंगे। और आप लोग अपने साथ नोटबुक भी अवश्य रखें, पेन और नोटबुक। मेरा एक क्वेरी है प्लीज। हाँ बोलिए मैम, मेरा एक क्वेरी ये है कि यदि हमारा किसी कारणवश नेटवर्क वीक हो जाता है तो वो कुछ चीजें हमसे छूट जा रही हैं, तो वो आप ये एचआरडी के जो ग्रुप है ना उसमें डाल करके जो हमारे उप निरीक्षक है डॉक्टर रितेश शाह जी, उनसे बात करके उनसे इस समस्या का समाधान वो कर लेंगे। हाँ जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, फिर आप लोगों ने आज बड़े धैर्य से ध्यान से सुना है और ऐसे ही आप आगे भी पूरा चलेंगे। मैडम आज का फीडबैक फॉर्म ग्रुप में आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा? हेलो। हाँ मैम, फीडबैक
फॉर्म। हाँ, फीडबैक फॉर्म वो ग्रुप में आएगा क्या? लग रहा है संपर्क टूट गया है HRDC से। शायद